मित्रों, बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने शायद कल्पना नहीं किया होगा। अगर हम विगत एक सप्ताह के अंदर में जो कुछ राजनीतिक घटनाएं बिहार में घट रही है उस पर अगर गौर से ध्यान दें और उसका विश्लेषण करने का प्रयास करें तो एक बात समझ में आती है कि कुछ तो पक रहा है। पक कहाँ रहा है? पक रहा है प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के खेमे में। मैं क्यों कह रहा हूं? इस बात को समझने के लिए केवल विगत दिनों चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बयान को याद कर लीजिए, जो विभिन्न टीवी चैनलों को पत्रकारों के समक्ष बातचीत करते हुए चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने दिए हैं। लगातार प्रशांत किशोर एक तरह से पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, और हर इंटरव्यू और पत्रकार वार्ता में जो प्रशांत किशोर के निशाने पर 3 चेहरे हैं, उन 3 चेहरों में सबसे पहले है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को कम, लेकिन जो प्रदेश नेतृत्व है उसको लगातार प्रशांत किशोर निशाने पर रख रहे हैं। जैसे 2 चेहरे भारतीय जनता पार्टी के बिहार में है जिन पर की लगातार निशाना साध रहे हैं प्रशांत किशोर। वो 2 चेहरे हैं दिलीप जायसवाल। दिलीप जायसवाल के बारे में उनके एक तरह से जो कटिहार जो किशनगंज में मेडिकल कॉलेज है उसके बहाने जिस प्रकार से दिलीप जायसवाल को लगातार घेरने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और सम्राट चौधरी को सम्राट चौधरी के पुराने बयानों, सम्राट चौधरी के पिताजी के बयानों और उनका दल बदलू वाला जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सम्राट चौधरी का, उसको निशाना बना रहे हैं प्रशांत किशोर। वही लालू यादव के पूरे परिवार को, तेजस्वी यादव को 9वीं फेल, लालू प्रसाद यादव को बिहार के दुर्दशा के लिए जिम्मेवार ठहराने का प्रयास। और तीसरा चेहरा है जिस पर प्रशांत किशोर लगातार निशाना साध रहे हैं, वो स्वाभाविक है कि अगर बिहार में कोई भी राजनीतिक दल सत्ता की लड़ाई लड़ना चाहता है तो जो वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर निशाना साधा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। ये प्रशांत किशोर का एक सामान्य बातें दिखती है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो ये कि लगातार प्रशांत किशोर चिराग पासवान की प्रशंसा किए जा रहे हैं, चिराग पासवान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि एनडीए में तीसरे नंबर का दल अगर कोई है तो वो चिराग पासवान की पार्टी है। तो एक प्रशांत किशोर की तरफ से आज तक चिराग पासवान के बारे में कोई भी नकारात्मक बयान नहीं, और दूसरा, जब कभी भी सवाल पूछे गए हैं प्रशांत किशोर से तो प्रशांत किशोर का जवाब चिराग पासवान के पक्ष में होता है। चिराग पासवान के पक्ष में विगत दिनों भी प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार का बयान दिया कि चिराग पासवान में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, चिराग पासवान अगर बिहार बदलना चाहते हैं तो दिल्ली की राजनीति छोड़ दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दें, बिहार आ जाएं, हम चिराग पासवान के पीछे चलने को तैयार हैं। यह प्रशांत किशोर का बयान है। एक मतलब ये बातें स्पष्ट है कि चिराग पासवान से कोई बैर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार, भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल की कोई खैर नहीं है। ये प्रशांत किशोर बताते चल रहे हैं, लगातार बताते चल रहे हैं। अब याद कीजिए चिराग पासवान के बयान को। चिराग पासवान लगातार राष्ट्रीय जनता दल पर हमलावर तो है ही, नीतीश कुमार पर भी हमलावर है। चिराग पासवान का बयान कि उनको इस बात का दुख है कि वो इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं जो क्राइम पर कंट्रोल करने में अक्षम है, असमर्थ है। स्पष्ट रूप से चिराग पासवान ने कहा कि इस सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है और पुलिस अपराधियों से मिली हुई है। यह चिराग पासवान का सीधा सीधा आरोप है नीतीश कुमार के ऊपर, चूंकि गृह मंत्रालय लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार के पास है। तो ये दोनों पक्ष का ये जो सोच है वो किस तरफ इशारा करता है? इशारा जब प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि वो बिहार आ जाएं, केंद्र की राजनीति छोड़ दें, हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं, इस बात को याद रखिए। दूसरा, उसमें जोर दीजिए आप कि चिराग पासवान का बयान कि दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, बिहार मुझे बुला रहा है। 2, तीसरा, चिराग पासवान के इस बयान को याद कीजिए कि मैं 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ूंगा। 3, चौथा, चिराग पासवान की पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा यह बयान देना कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। 5वां,
चिराग पासवान बिहार के में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। ये चिराग पासवान की पार्टी के कई नेताओं ने कहा है कि वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो किसी सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। छठा, चिराग पासवान का ये बयान कि मैं जाति पाति में भरोसा नहीं करता, और प्रशांत किशोर की राजनीति का आधार भी देख लीजिए। छठा, चिराग पासवान लगातार आप कहिए कि माने बहुजन भीम संवाद, लगातार सभाएं कर रहे हैं बहुजन भीम संवाद के नाम से, और हमलावर कहां है? तेजस्वी यादव पर और राहुल गांधी पर। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से सवाल कर रहे हैं। तो आप दोनों के बीच के संबंध को देखिए, तो कहीं ना कहीं जो कुछ पक रहा है उसको अगर हम एनालाइज करने का प्रयास करें तो एक बात आपको स्पष्ट दिखेगा कि चिराग पासवान के गिनती के दिन बचे हैं एनडीए में, क्योंकि या तो नीतीश कुमार रहेंगे एनडीए में या चिराग पासवान रहेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार के आलोचना चिराग पासवान के द्वारा लगातार नीतीश कुमार की जा रही है, नीतीश कुमार के सरकार की जा रही है, क्या नीतीश कुमार कितने दिन तक नीतीश कुमार का धैर्य जवाब नहीं देगा? आप अनुमान लगा सकते हैं नीतीश कुमार की राजनीति को अगर आप देख रहे हैं तो नीतीश कुमार क्या कभी किसी के दबाव में आए? क्या नीतीश कुमार इसका बदला नहीं लेंगे? नीतीश कुमार हर सवाल का जवाब देने के आदी रहे हैं। याद कर लीजिए नीतीश कुमार के राजनीति को, जब से नीतीश कुमार राजनीति के केंद्र में है तब से नीतीश कुमार कभी भी किसी भी के भी सामने झुके नहीं हैं। चाहे वो बीजेपी के साथ सरकार चलाएं तो बीजेपी के साथ नहीं झुके, चाहे वो 1 नंबर की पार्टी रहे हों, 2 नंबर की पार्टी रहे हों, 3 नंबर की पार्टी रहे हों, नीतीश कुमार ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। उल्टा अपने सहयोगी दलों को अपने समक्ष झुकाने के लिए जाने जाते हैं। न केवल बीजेपी को बल्कि आरजेडी को भी घुटनों पर झुकाया है नीतीश कुमार ने। कई बार उल्टा समर्थन लिया और फिर डिक्टेट किया है आरजेडी को। समर्थन लिया, लालू प्रसाद यादव को अपमानित किया है। समर्थन लिया, राबड़ी देवी को अपमानित किया है कि केवल बच्चा पैदा करती रहती थी। हम बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं, लालू यादव राबड़ी देवी के बारे में कि बच्चे पैदा करती रही और धन संपत्ति इकट्ठा करती रही। यह किस प्रकार का बयान है? नीतीश कुमार, यही बात मैं बता रहा हूं। जब पिछली बार याद कर लीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को चुनौती दिया तो नीतीश कुमार ने जवाब क्या दिया? नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पूरी पार्टी को तोड़ दिया, परिवार को तोड़ दिया। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ जितने सांसद थे सबको अलग कर दिया, चिराग पासवान को अकेले छोड़ दिया। क्या इस बार नीतीश कुमार सहेंगे? कभी नहीं सहेंगे। यह बात क्या चिराग पासवान को पता नहीं है? चिराग पासवान को भी पता है। चिराग पासवान चाह रहे हैं, ऐसा उकसा रहे हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को बाहर जाने का बहाना दे दें। मैं दावे से बता रहा हूं, आप याद कर लीजिए, आज का दिन याद रखिए, और चुनाव आते के नजदीक जाते जाते देखेंगे आप चिराग पासवान एक खेल करने वाले हैं इस बार। अब आप कहेंगे कि प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर की भी एक समस्या है और चिराग पासवान की भी समस्या है। दोनों की एक कॉमन आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दुश्मन नीतीश कुमार है। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है, क्योंकि जो राजनीतिक सपना प्रशांत किशोर का था उसको तोड़ा नीतीश कुमार ने, और चिराग पासवान जो चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ एनडीए में रहते हुए ही वो मुख्यमंत्री बन जाएं, वो नीतीश ने होने नहीं दिया। रामविलास पासवान भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उसमें नीतीश कुमार को जिम्मेवार मानते थे रामविलास पासवान। तो ये लंबी लड़ाई है, लंबी एक तरह से इतिहास रहा है इसका, चिराग पासवान और रामविलास पासवान का नीतीश कुमार के साथ। तो इस बार जो मत चुको चौहान वाली स्थिति में चिराग पासवान पहुंच चुके हैं, और ये लगातार प्रयास चल रहा है कि कभी भी चिराग पासवान के पास ये बहाना मिले कि वो प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं। देखिए प्रशांत किशोर के पास ताकत क्या है और प्रशांत किशोर की कमजोरी क्या है। दोनों की ताकत और दोनों की कमजोरी, जो कमजोरी चिराग पासवान की है कि चिराग पासवान के पास संगठन नहीं है, चिराग पासवान के पास संसाधन का अभाव है बीजेपी और आरजेडी की तुलना में। तो संगठन और संसाधन ये दो प्रशांत किशोर के पास है, स्ट्रैटेजी प्रशांत किशोर के पास है, चिराग पासवान के पास क्या है? चौ से चिराग, चौ से चेहरा, चौ से चिराग,
चौ से चेहरा प्रशांत किशोर को चाहिए, एक चौ से चाणक्य। और आप इस बात से तो सहमत होंगे कि प्रशांत किशोर ने एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में, एक डाटा एनालिस्ट के रूप में अपनी पहचान और अपनी पहचान का लोहा देश भर में मनवाया है। इस बात में तो कहीं कोई शक नहीं है। प्रशांत किशोर वही फेल किए, चाहे उत्तर प्रदेश में की बात हो। उदाहरण के लिए कई दर्शक कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो प्रशांत किशोर फेल कर गए थे, उत्तर प्रदेश में फेल करेंगे नहीं। बताइए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए कर रहे थे चुनाव प्रचार, लेकिन वहां पर आधार जमीन पर कांग्रेस थी नहीं, तो कैसे बनवा पाते सरकार वहां। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रशांत किशोर की कमजोरी चेहरा है। प्रशांत किशोर सीएम नहीं बन सकते। मैं इस बात से सहमत हूं कि आने वाले अभी और कुछ वर्षों तक बिहार में कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण अभी भी जारी है। ये ट्रांजिशन होता है सत्ता के अंदर, इस प्रकार के फेजेज चलते हैं। तो अभी वो फेज पूरा नहीं हुआ है। अभी पहले सवर्ण हुआ करते थे मुख्यमंत्री, फिर पिछड़े वर्गों का नंबर आया। 15 साल यादव समाज के लोग रहे मुख्यमंत्री, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी रही, फिर 20 वर्ष से नीतीश कुमार हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक फेज वो पूरा हुआ है। अब एक दलित मुख्यमंत्री की बारी है। ये बिहार में बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। चिराग पासवान का भी दावा है कि अगर एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने की, बीजेपी में भी कई नेता है, संजय पासवान का बयान आपने सुना होगा, कई बार उन्होंने कहा है कि अब दलित को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पप्पू यादव भी कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के नेताओं का, दलित नेताओं का नाम लेते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। राजेश राम का नाम लेते हैं, अशोक राम का नाम लेते हैं। तो दलितों के अंदर भी एक एस्पिरेशन है कि मुख्यमंत्री अब हमारा होना चाहिए बिहार में। तो उस एस्पिरेशन को चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिलकर पूरा करने वाले हैं। मैं बताऊं इसका एक और उदाहरण, एक और संकेत। कैसे? आप देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी विगत में हुए पिछले वर्ष नवंबर में जो उपचुनाव हुए 4 विधानसभा सीट का, बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज, आप इसमें चारों सीट में आप गौर कीजिए कि कहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला। वो सीट था इमामगंज। इमामगंज में प्रशांत किशोर की पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला था तरारी, बेलागंज, रामगढ़ की तुलना में। सही है गलत है? तो प्रशांत किशोर ने इस बात का परिणाम, इसको एक तरह से कह सकते हैं कि लेबोरेटरी के रूप में एक प्रयोग किया था चारों विधानसभा चुनाव में, कि कहां पर किस तरीके से, किस समीकरण के आधार पर प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट मिल सकता है। तो प्रशांत किशोर ने इस थ्योरी को आजमाया कि एक जगह सवर्ण, तरारी में सवर्ण उम्मीदवार थे। आप याद कीजिए, प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार तरारी विधानसभा सीट पर सवर्ण समाज से थे, पिछड़ा समाज से, कुशवाहा जाति के उम्मीदवार थे रामगढ़ से, अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवार थे कहां से? बेलागंज से मोहम्मद अमजद, और रामगढ़ से कुशवाहा जाति के उम्मीदवार थे, इमामगंज से दलित समाज के डॉक्टर जितेंद्र पासवान। सबसे ज्यादा वोट मिला इमामगंज में। तो इसीलिए प्रशांत किशोर ने एक प्रयोग किया था, जो प्रयोग सबसे ज्यादा लाभदायक रहा इमामगंज में, जहां दलित उनके उम्मीदवार थे। और वही फॉर्मूला मैंने बताया, चिराग पासवान को चौ से चिराग चाणक्य की आवश्यकता है। चेहरा है चिराग पासवान, कोई दो मत नहीं है इसमें। चिराग पासवान की स्वीकार्यता दलितों में भी है, चिराग पासवान की स्वीकार्यता सवर्णों में भी है, चिराग पासवान की स्वीकार्यता अति पिछड़ी जातियों में भी है। हाँ, पिछड़े वर्गों में कुछ दिक्कत हो सकती है, विशेष रूप से जो पिछड़े वर्गों में जो 4 प्रमुख जातियां हैं, वैश्य वर्ग है, यादव समाज, कोयरी, कुर्मी, इन 4 जातियों में कहीं ना कहीं दिक्कत है। जो उसको कैसे टैकल करेंगे चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, ये समझने की बात होगी। लेकिन आने वाले दिनों में इस बात का संकेत पक्का मिल रहा है कि प्रशांत किशोर नाम का चाणक्य चिराग के चेहरे पर चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित करने की स्थिति में होंगे। अगर चिराग पासवान का चेहरा प्रशांत किशोर चाणक्य को मिल गया तो ये चुनाव और चेयर के बीच की दूरी जो है वो घटेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया पर आप सभी दर्शकों का आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है। 4 महीने के अंदर हमारे चैनल पर जिस प्रकार से आप सभी दर्शकों का आशीर्वाद मिला है, वो उसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। हमारा वीडियो अगर निष्पक्ष लगता है, हमारा विश्लेषण
हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं चलाते, हर पॉलिटिकल पार्टी के गुण और दोष के आधार पर उसकी समीक्षा करते हैं, उसका विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आते हैं, जिससे कि सच्चाई से अवगत कराने का मैं प्रयास कर सकूं। मैं कितना सफल होता हूं ये आप बताएंगे। आप सभी से आग्रह है, जो भी हम मुझे देखते हैं, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट से बड़ी बड़ी एजेंसियां किस प्रकार से सर्वे करती है, नहीं करती है, पब्लिक ओपिनियन करती है, नहीं करती है, कागज पे बैठ के फॉर्मूला तैयार कर लेती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अनुमान लगता है आप लोगों से बातचीत करके, आपके कमेंट से मालूम होता है कि किस क्षेत्र में, किस जाति के, किस समीकरण से के मतदाता किस पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं, और उसी आधार पर हम सभी को इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।